दिल्ली में भाजपा अधिवेशन का दूसरा दिन। बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की होगी बैठक। पीएम मोदी के भाषण के साथ होगा समापन। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। चंडीगढ़ में केंद्र से मीटिंग आज। हरियाणा में 19 फरवरी तक इंटरनेट बंद। पंजाब में फ्री होंगे तो। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पीएम मोदी की 20 फरवरी को जम्मू की करेंगे यात्रा। रैली में 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य। मां वैष्णो के दरबार भी जा सकते हैं पीएम। अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे ग्रीक पीएम। कैरिकोस मित्सोटाकिस रायल्स डायलॉग में होंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल बजट पेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया 58,444 करोड़ का बजट में कई बड़ी घोषणाएं। राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान से पहले सपा में बगावत की सुगबुगाहट। कई नेताओं ने खोला मोर्चा तो कई हुए बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सूत्रों से खबर। पूर्व सीएम कमलनाथ आज भाजपा में हो सकते हैं शामिल। कमलनाथ के साथ उनके बेटा भी भाजपा में जा सकते हैं। आज शाम करीब 5 बजे दोनों नेता भाजपा की सदस्यता लेंगे। सदस्यता कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उनके बेटे कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी और अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी के अधिवेशन के बाद सीएम पीएम से कर सकते हैं मुलाकात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? कमलनाथ आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? सुनील, आपको आवाज आ रही है? सुनील की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। पीएम मोदी और अमित शाह से कर सकते हैं आज कमलनाथ मुलाकात। बीजेपी के अधिवेशन के बाद पीएम से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली से खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर सूत्रों से खबर। आज कमलनाथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? कमलनाथ आज बीजेपी में शामिल हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे लगभग लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ और नकुलनाथ का समर्थकों के साथ भाजपा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी कमलनाथ ने अभी कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार अभी कमलनाथ की पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात भी नहीं हुई है। ऐसे में उनका भाजपा में जाना दोनों से मुलाकात के बाद ही संभव हो पाएगा। और भाजपा की एक बड़ी बैठक चल रही है। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधन करेंगे। उसके बाद कमलनाथ नकुलनाथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि जो सूत्र ये भी बता रहे हैं
कि कमलनाथ के साथ उनके कुछ समर्थक विधायक भी भाजपा में जाने के तैयार है। हालांकि वे भाजपा में तभी शामिल होंगे जब मोदी और शाह उन्हें विधायक का टिकट देने की गारंटी देंगे। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि जो व्यक्ति इंदिरा जी के संघर्ष के साथ रहा है, क्या उनके बारे में कल्पना की जा सकती है कि वह कांग्रेस छोड़कर जाएंगे। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी चर्चा की है कि कांग्रेस जो प्रदेश 1980 में कमलनाथ चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने लोकसभा में आम सभा में यहाँ भावना व्यक्त की थी कि मेरा तीसरा बेटा है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी तब भी कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ के विचार और उनके नेतृत्व को नीचे खड़ा था। तो एक दोनों ही तरफ से राजनीतिक गलियारों में एक सियासी हलचल है। जी यसी बिल्कुल सुनील बालवी, अगर हम बात करें कमलनाथ के बीजेपी में जाने की, तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस, ये भी जानकारी है कि कांग्रेस के कई विधायक भी शायद बीजेपी के संपर्क में हैं और तमाम चीजें। तो लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक टूट फूट जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही। जी बिल्कुल यसी, अगर कमलनाथ और नकुलनाथ भाजपा में गए तो मध्य प्रदेश और जो देश है उसमें भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लग जाएगा, क्योंकि नाथ के बीजेपी में शामिल होते ही एक हफ्ते में कांग्रेस छोड़ने वाले दूसरे पूर्व सीएम होंगे, क्योंकि 12 ही फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने भाजपा शामिल हुए थे। अब तक 12 पूर्व सीएम कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुश्किलों का जो अंबार है, कहीं ना कहीं एक पहाड़ सा टूट पड़ सकता है कांग्रेस के ऊपर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी के अधिवेशन के बाद पीएम से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली से खबर, जहां पर पंजाब में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी में जाने की अटकलें। काफी समय से सिद्धू के पार्टी छोड़ने की थी अटकलें। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी में जाने की अटकलें आज पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दे सकते हैं जवाब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है सिद्धू के पार्टी छोड़ने की जो अटकलें हैं, क्या उनमें आज विराम लग सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि काफी समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ के साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी जो है बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो विशेष रूप से मैं ये कहूं कि जो अटकलें लगने की वजह है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू है, उन्होंने कुछ बयान दिया है। और इसके अलावा अब से थोड़ी देर बाद लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से वो इसी संबंध में कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हुए नजर आएंगे। और अटकलें ये भी लग रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस के और कई ऐसे दिग्गज होंगे जो बीजेपी में जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जो मध्य प्रदेश से आते हैं वो भी जो है आज बताया जा रहा है कि अटकलें हैं, बाजार गर्म है कि वो भी आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी प्रकार बताया जा रहा है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं एक बयान जारी करेंगे, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो भी बीजेपी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रवेश, तो कांग्रेस के लिए ये कितना नवजोत सिंह सिद्धू का जाना एक ड्रॉबैक हो सकता है? क्योंकि देखिए, कमलनाथ के जाने से जरूर छिंदवाड़ा सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जा सकती है। नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी अगर अपनी पार्टी में लेती है तो बीजेपी को क्या फायदा होगा? कांग्रेस को भले ही नुकसान हो। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी बीजेपी में थे, लेकिन वो छोड़कर जो है कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस ने उन्हें पंजाब का अध्यक्ष बना दिया था, जिसके बाद
कुछ अटकलें ऐसी हुई थी कि काफी समय से जो है नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने दरकिनार किया हुआ है। कांग्रेस से लगातार नवजोत सिद्धू की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी, और वो लगातार जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि हर पार्टी के बड़े फंक्शन से भी दूर थे, नदारद थे, और ये अटकलों का जो बाजार था काफी समय से चल रहा था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव करीब है, उसको देखते हुए हर नेता की बात करें तो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से अशोक चौहान, मध्य प्रदेश से कमलनाथ का भी नाम आ रहा है, और अब पंजाब से सिद्धू का भी नाम आ रहा है। और बात करें कि सिद्धू का अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब में कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है नुकसान होता हुआ नजर आएगा। नवजोत सिंह सिद्धू जो है पंजाब में अपनी पकड़ रखते हैं, और पहले कई बार वो वहां से जो है बीजेपी से टिकट लेकर भी जीते हैं, और उसके बाद अब कांग्रेस में भी उसकी अटकलें यही थी कि वो फिर से जो है अपना जो कार्यभार ठीक से संभालेंगे। लेकिन अध्यक्ष बनने के कुछ समय बाद ही वो उन्होंने कुछ ऐसी अटकलें हुई कि इसके बाद उन्होंने अध्यक्ष को खुद ही छोड़ दिया, और अब जो है वो बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाओं पर विराम लगता है या नहीं, ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। वैसे जो विशेष रूप से मैं बता दूं जो अटकलें हैं वो आज ही बीजेपी ज्वाइन करने की नवजोत सिंह सिद्धू और कमलनाथ दोनों की बहुत जोर शोर से चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि काफी समय से सिद्धू की पार्टी छोड़ने की चल रही है अटकलें, आज लग सकता है विराम। लखनऊ से खबर जहां पर कल यूपी के लिए औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति, 19 जिलों में 2.78 लाख करोड़ का निवेश होगा। सोनभद्र जिले को सबसे अधिक 1.21 करोड़ की परियोजनाएं, पीएम मोदी कर निवेश परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यूपी के जिलों में होने वाले निवेश परियोजना का शिलान्यास डीबीसी 4.0 परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से यूपी का होगा विकास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? पीएम मोदी कल निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कल ये उत्तर प्रदेश के लिए एक अहम दिन होगा, जिसे कहते हैं निवेश की एक क्रांति जो है वो कल लिखी जाएगी। और आपको बताएं कि जो निवेश होना है करीब 10 लाख करोड़ का निवेश होना है, जो धरातल पे जो परियोजनाएं लग रही हैं वो धरातल पे कल उतर जाएंगी। उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम रखा गया है, और जो देश और विदेश की जो कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में जो 75 जिलों में है, जो अपने जो है निर्धारित जमीन के हिसाब से जो एक जो रूपरेखा तैयार किए थे उसके लिए वो तैयार हो गई हैं। वहीं अगर हम बात करें निवेश की, करीब 10 लाख करोड़ का निवेश कल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, और उन परियोजनाओं का शिलान्यास हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फायदा इसको जो है उत्तर प्रदेश का जो इसे पाठा जैसे का सोनभद्र जिले को मिलने जा रहा है, जहां पे 121 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है, और वहां की जो परियोजनाएं हैं वो कल धरातल पर उतर जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पश्चिमी यूपी में जो एटा जिले है उसको सबसे ज़्यादा 111 लाख करोड़ का निवेश वहाँ पे होने जा रहा है। तो ऐसे सही हर जिले को कुछ न कुछ परियोजनाएं मिली हैं, जहां पे उद्योग लगाए जाएंगे, जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे और लोगों को रोजगार मिल सके। उन कार्यक्रमों के तहत कल इन कार्यक्रम का शिलान्यास होगा, और सब एक रूपरेखा के तहत एक कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसकी 2 दिन तक जो है यहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी लगाया गया है। जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, जो उद्योग लगाना चाहती हैं, उनकी प्रदर्शनी का भी अवलोकन लोग करेंगे, और लोग आके देखेंगे, उन कंपनियों के बारे में जानेंगे। जो उद्योग किस जिले में कौन सा उद्योग लग रहा है वो भी पूरी जानकारी लोगों को मिल जाएगी। और जो उद्योग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दूसरा कार्यकाल है, करीब 2.0 जो सरकार कार्यकाल है, उसमें चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि जब पहली बार जब योगी सरकार 2017 में मार्च में जब योगी सरकार बनी थी,
तो एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कहा गया था कि उद्योग जो है उत्तर प्रदेश में आने चाहिए और उद्योग स्थापित हों, और उसके लिए कार्यक्रम रखा गया था जिसमें एक निर्धारित लक्ष्य दिया गया कितने उद्योग आएंगे। उसके बाद जो भारतीय कंपनियां थी वो उत्तर प्रदेश में आने के लिए, यहाँ पे निवेश करने के लिए MOU साइन किया गया। उसके बाद हर विभागों को एक निर्धारित एक लक्ष्य दिया गया कि जितने भी विभाग हैं सबको इस काम में लगना है, उद्योग किस तरह से स्थापित हो इस पे काम किया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से निवेश हो रहा है लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, उससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिलान्यास, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। आज के महाधिवेशन के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में अभी प्रस्ताव एक रखा जाएगा, और वो प्रस्ताव भाजपा देश की आशा और विपक्ष की हताशा। इस प्रस्ताव को भारत के गृह मंत्री और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्री अमित भाई शाह इस प्रस्ताव को रखेंगे। आदरणीय अमित भाई शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हम सब के प्रिय नेता और देश के और दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रिय अध्यक्ष सम्माननीय नड्डा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण, और आज इस सभागार के अंदर आए हुए, देश भर से आए हुए लघु भारत के रूप में हम सब के सामने विराजित देश के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करूं। मित्रों, ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, ये विस्तृत राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव की दहलीज के समय पर हो रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अनेक निहितार्थ। ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापस जाएंगे। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई, अपने अपने समय में हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास,
और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज ये 60 करोड़ लोग हमारे संविधान की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज, उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया, पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार ये देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। ये संकल्प पहली बार 140 करोड़ की जनता के सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज विश्व के सामने उभर कर आया है और इस संकल्प का एक्नॉलेजमेंट भी पूरा विश्व कर रहा है। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर कई सिद्धियां प्राप्त की। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीच में कोई विरोधाभास नहीं। इस सालों तक बहस का बंटवारा रहा, ये सरकार गांवों की है या शहरों की, ये भी विरोधाभास रहा। या तो आप गांव का विकास कर सकते हो या शहर का कर सकते हो। मोदी जी ने ये भी सिद्ध कर दिया, गांव दुनिया में सबसे अच्छे गांव बन सकते हैं, गांव से कोई पलायन नहीं होगा और शहर भी दुनिया में सबसे सुविधापूर्ण शहर बन सकते हैं, स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। ये सिद्ध किया। गरीब कल्याण और अर्थतंत्र का विकास, दोनों के बीच में भी बहुत बहस चली।
कई बार कई सरकार, कई अर्थशास्त्री, कई पंडित कहते रहे कि जो अर्थशास्त्र का मतलब अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्याण को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं, हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना, हर गरीब को सभी प्राथमिक सुविधाएं एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति, अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद्व में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद, मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सूत्र को उन्होंने नीचे लिखा। मित्रों, इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन किस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए हैं। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है ये परिवारवाद। तो बता दें कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, अपने विचार रख रहे थे और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश का विकास किया है उसके बारे में भी जनता को बता रहे थे। वही देखा जाए तो जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, इसमें मुख्य रूप से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और इसके अलावा
बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद नजर आ रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है और जिस तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है, आज इसका दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इसका समापन किया जाएगा। और देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए और विशेष रूप से जीत मंत्र कार्यकर्ताओं को सौंपने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये भी कहा कि मोदी जी ने गुलामी से आजादी दिलाई है और हमने परिवारवाद और भ्रष्टाचार खत्म किया है। तो जिस तरीके से बीजेपी अपने राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की थी, जोरदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और पहले दिन जेपी नड्डा जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बैठक ली थी और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता भी इस अधिवेशन में शामिल हुए थे और साथ ही बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी इस अधिवेशन में शामिल हुए हैं और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन प्रधानमंत्री के भाषण के बाद इसका समापन किया जाएगा, जिसको लेकर के लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य रूप से उपस्थित नजर आ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी मौजूद नजर आ रहे हैं, तो इनके अलावा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेतागण और साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो वहीं अब रुक कर लेते हैं बाकी की खबरों का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023-24 धान खरीद की समीक्षा की। पूर्वी यूपी में 29 फरवरी तक किसानों से धान खरीदे जाएंगे। लक्ष्य को पूरा न करने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अफसरों पर बिफरे यूपी में बनाए गए क्रय केंद्रों की लापरवाही। तो वहीं लक्ष्य को पूरा न करने पर सीएम योगी अफसरों पर बिखरे। यूपी में बनाए गए क्रय केंद्रों पर लापरवाही से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज। अफसरों को क्रय केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करने के दिए निर्देश। 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का दिया गया था लक्ष्य। अब तक 52.47 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। किसानों के खाते में 11,170.55 करोड़ का ही भुगतान किया गया है। 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का दिया गया था लक्ष्य। अब तक 52.47 लाख मीट्रिक टन धान की हुई है खरीद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो धान खरीद में लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अफसरों पर नाराज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल रात में समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें अफसरों को पूछा गया कि जो धान खरीद 2023-24 के जो मूल्य निर्धारित किया गया था और जो खरीद का जो लक्ष्य दिया गया था 70 लाख मीट्रिक टन का, वो आखिर में कैसे जो है पूरा किया गया और कितना अभी बाकी है। तो अफसरों ने पूरा जब ब्यौरा दिया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 5,252 करीब जो है क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7 नोडल एजेंसियां काम कर रही हैं। तो उनसे जब पूरा एक डाटा पूरा मंगवाया गया, जब देखा गया तो अभी सिर्फ 53 लाख मीट्रिक टन ही धान खरीद हो पाया। अभी 17 लाख मीट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। तो उन्होंने कहा कि आखिर में कैसे हुआ, आखिर में इसकी पूरी जानकारी जब ली गई कि जो धान खरीद है आखिर में क्यों नहीं पूरा हुआ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी तक धान खरीद की जो है एक तिथि निर्धारित की गई थी, तो डेट बीत गई। लेकिन अब वहाँ पश्चिम में भी कई ऐसे किसान हैं जो अभी धान नहीं दे पाए हैं, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका धान नहीं क्रय केंद्र खरीद पाए। तो इसकी जब जानकारी जुटाई गई, जब पूरा ब्यौरा लिया गया तो अफसरों ने बताया, तो अफसरों को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों पर नाराज हुए। उन्होंने कहा क्रय केंद्रों को जाकर निरीक्षण करिए और वहाँ की स्थिति को देखिए। और जो अभी धान खरीद की जो तिथि है 29 फरवरी पूर्वांचल की तरफ कर दी गई है। अगर पश्चिम में भी किसान है, अगर वो धान जो है खरीद बेचना चाह रहे हैं,
क्रय केंद्रों को देना चाह रहे हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था की जाए और धान खरीदा जाए। और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 70 लाख मीट्रिक टन की, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और जो क्रय केंद्र है वहाँ जो लापरवाही है, जो अधिकारी हैं, स्थानीय स्तर पर जो अफसर हैं, उन पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो आगे अफसरों पर बड़ी कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं। बिल्कुल। और कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का एक लक्ष्य रखा गया था जो कि पूरा नहीं किया गया है, तो अब इसको पूरा करने के लिए भी क्या अलग से अतिरिक्त समय दिया जाएगा या फिर क्या कुछ अलग से किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं, जिनका भी धान नहीं लिया गया, तो उनके लिए एक व्यवस्था की जाए, क्रय केंद्र वहां पे जाकर निरीक्षण करिए और क्रय केंद्रों पर जो है अफसर बैठ के उनका धान लें। और जो पूर्वांचल में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी जो धान खरीद नहीं हो पाई है जिन किसानों को, इसीलिए उनको 29 फरवरी तक डेट निर्धारित कर दी गई है कि इतने देर तक ये धान क्रय केंद्र इनके खरीदे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी इसमें लापरवाही क्रय केंद्र और जो बिचौलिए जो अफसर हैं उनकी लापरवाही जब सामने आई तो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हुए और अफसरों को जो है डाटा भी कि अगर धान खरीद नहीं हो, किसानों के लिए अगर जो पैसा सरकार दे रही है अगर उन तक नहीं पहुंचेगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब जो फसल जो आ रही है, जो गेहूं की खरीद होगी, वो भी अपडेट निर्धारित कर दी गई है। तो बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसके बाद जब लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया है तो जाहिर तौर पर अतिरिक्त समय भी दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं अब बात करते हैं मेरठ की, जहां पर एसडीएम ने मंडी समिति में राशन के चावल से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक ड्राइवर की निशानदेही पर 2 गोदामों पर भी की छापेमारी। ट्रक ड्राइवर की निशानदेही पर 2 गोदामों पर भी की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध गोदामों से गेहूं और चावल किए गए बरामद। कमरा नबावन की आटा चक्की से भी राशन पकड़ा। राशन का गेहूं चावल पीसकर हलवाइयों को हो रही थी बिक्री। एसडीएम ने दोनों गोदाम और आटा चक्की सील की। सरधना के कई इलाकों में कल शाम हुई छापेमारी। कई बार पकड़ी जा चुकी है सरकारी राशन की कालाबाजारी। एसडीएम ने दोनों गोदाम और आटा चक्की कराई सील। सरधना के कई इलाकों में कल शाम हुई छापेमारी। कई बार पकड़ी जा चुकी है सरकारी राशन की कालाबाजारी। खबर बुलंदशहर से, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। के न्यूज पर खबर चलने के बाद हुआ एक्शन। बीजेपी से शीर्ष नेतृत्व ने लिया संज्ञान। बीजेपी में गैंगस्टर राकेश हलपुरिया के शामिल होने पर उठे सवाल। तो वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने गैंगस्टर राकेश को दिखाया बाहर का रास्ता। बीजेपी ने राकेश हलपुरिया को बीजेपी की सदस्यता की खत्म। बीजेपी ने गैंगस्टर राकेश की सदस्यता की खत्म। और के न्यूज पर खबर चलने के बाद इसका एक्शन लिया गया। बुलंदशहर से खबर थी, जहां पर गैंगस्टर राकेश के बीजेपी में शामिल होने की खबर चली थी, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस खबर का संज्ञान लिया और गैंगस्टर की सदस्यता बीजेपी से खत्म कर दी। वहीं बता दें कि 19 से 22 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम। आंधी पानी के साथ बिजली और ओले गिरने की भी चेतावनी की गई है जारी। 20 से 22 फरवरी तक राजधानी में आंधी और पानी का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में हुआ है परिवर्तन। पिछले 24 घंटे में कानपुर नगर में सबसे कम तापमान किया गया दर्ज। आंधी पानी के साथ बिजली और ओले गिरने की चेतावनी।
20 से 22 फरवरी तक राजधानी में आंधी और पानी का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ मौसम में परिवर्तन। 20 से 22 फरवरी तक राजधानी में आंधी और पानी का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है मौसम में परिवर्तन। पिछले 24 घंटे में कानपुर नगर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान। खबर जालौन से, जहां पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 7 लोग घायल, 1 की हुई मौत। देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 7 लोग घायल, 1 की हुई मौत। आगे जा रहे डंपर में पीछे से टकराई कार। कार सवार 8 घायल, मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी। आगे जा रहे डंपर में पीछे से टकराई कार। कार सवार 8 हुए घायल, मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी। घायलों को पहुंचाया अस्पताल, 3 हायर सेंटर रेफर। कुठौंद थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर के पास की घटना। खबर जालौन से, जहां पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क हादसे में 7 लोग घायल, 1 की हुई मौत। आगे जा रहे डंपर में पीछे से टकराई कार। कार सवार 8 घायल, मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी। आगे जा रहे डंपर में पीछे से टकराई कार। कार सवार 8 घायल, मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़े हुए हैं। माजिद, देखा जाए तो जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, देर रात का यह हादसा है, आखिर क्या कुछ इसमें वजह निकलकर सामने आ रही हैं, क्या जांच की गई है अभी तक? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें तकरीबन 8 लोग घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है, तेजी और अनियंत्रित से जो गाड़ी चलाई जा रही थी, और जो बीच बीच में कभी कभी ट्रक होते हैं जो खड़े हो जाते हैं रास्ते में, उनके वजह से कभी कभी बड़े हादसे हो जाते हैं। हालांकि वो बनवे था, इस वजह से जो है ट्रक साइड में खड़ा था और उसी में जो है गाड़ी तेजी से जो आ रही थी, तो उससे ट्रक के पीछे से डंपर में टकराई गाड़ी, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, 1 की मौत हो गई। हालांकि तेज गाड़ी थी, लोग परीक्षा देके वापस आ रहे थे और रात का समय था। कभी कभी जो चालक होते हैं कभी कभी नींद में आ जाते हैं, इसकी भी वजह हो सकती है। हालांकि जांच चल रही है और पुलिस वहाँ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों में दुख जरूर जाहिर किया है कि जो पुलिस भर्ती के लिए जो बच्चे गए हुए थे और इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें उनके 8 लोग घायल हुए, 1 की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेके लोगों को संभल के चलने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देर रात ये भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कार सवार 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और 3 को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। खबर जीरकपुर से है, जहां बल्टाना के शिवा एनक्लेव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर शिवलिंग पर चांदी का शेषनाग और चांदी की परिधि चोरी कर ले गए। चोरों की ये सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। चोर टैक्सी नंबर की सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर आए थे, जो संख्या में 4 से 5 के करीब नजर आ रही है। अज्ञात चोरों ने इस चोरी की वारदात को देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास अंजाम दिया। प्राचीन शिव मंदिर के प्रधान डॉक्टर सतकबीर सिंह लाठर ने बताया कि करीब 3.5 किलो की चांदी चोरी हुई है। मंदिर का साइड वाले दरवाजे का ताला तोड़कर चोर मंदिर में दाखिल हुए। कहा कि नंदी महाराज का एक कान चोरों के द्वारा तोड़ दिया गया। ये पूरी तरह से बेअदबी भी की गई है। नगर परिषद जीरकपुर के पूर्व प्रधान और प्राचीन शिव मंदिर बल्टाना के वाइस चेयरमैन कुलविंदर रसोही ने भी इस घटना को बेअदबी का मामला बताया।
खबर गुरुग्राम से, जहां ड्रोन से फूड डिलीवरी के दौरान फूड सप्लाई करने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई। कंपनी के खिलाफ आरोप है कि शहर में धारा 144 लगी होने के बावजूद कंपनी ने नियमों को ताक पर रख ड्रोन के जरिए फूड सप्लाई की। घटना बीती 15 फरवरी की है, जब फूड सप्लाई करने के दौरान एसके एयर कंपनी का एक बड़ा ड्रोन साउथ सिटी के मकान से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। मामले में जिला उपायुक्त ने धारा 144 के उल्लंघन को लेकर संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। धारा 144 के तहत किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने पर पूर्णतः पाबंदी थी। बता दें कि एयर कंपनी द्वारा गुरुग्राम के उद्योग विहार से साउथ सिटी सेक्टर 50 और इसके आसपास के इलाकों में फूड सप्लाई का काम करती है। हमने इसलिए देखिए उसमें 144 की वायलेशन पे सेक्शन 188 में एक एफआईआर हम रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो 188 144 लगा के हम ड्रोन फ्लाइंग बैन करते हैं जी। तो उस दिन सीएम विजिट थी तो 144 लगी हुई थी, उसके बाद भी ड्रोन फ्लाइंग की गई है, तो नेचुरली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो वहीं बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको बुलंदशहर से बता देते हैं, जहां के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। खबर बुलंदशहर से, के न्यूज की खबर का बड़ा असर। के न्यूज पर खबर चलने के बाद हुआ एक्शन। बीजेपी से शीर्ष नेतृत्व ने लिया संज्ञान। बीजेपी में गैंगस्टर राकेश हलपुरिया के शामिल होने पर उठे सवाल। बीजेपी से शीर्ष नेतृत्व ने लिया संज्ञान। बीजेपी में गैंगस्टर राकेश हलपुरिया के शामिल होने पर उठे सवाल। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने गैंगस्टर राकेश को दिखाया बाहर का रास्ता। बीजेपी ने राकेश हलपुरिया की बीजेपी सदस्यता की खत्म। खबर बुलंदशहर से, जहां के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। के न्यूज पर खबर चलने के बाद लिया गया एक्शन। बीजेपी से शीर्ष नेतृत्व ने लिया मामले का संज्ञान। खबर छत्तीसगढ़ के डोगरगढ़ से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की समाधि हुई। रात 2:30 बजे उन्हें अंतिम सांस ली। आचार्य विद्यासागर महाराज पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे। लगभग 6 माह से डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में रुके हुए थे। प्रधानमंत्री भी 4 नवंबर 2023 को डोंगरगढ़ पहुंचकर जैन मुनि विद्यासागर महाराज के दर्शन किए थे। धर्म और आध्यात्मिक नगरी शिवरी नारायण में आज महानदी किनारे रामघाट स्थित श्री राम जानकी 24 अवतार भगवान केवट मंदिर से श्री राम जानकी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में युवा वर्ग के तत्वाधान में केवट निषाद समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, माता सबरी, वीरांगना बलासा देवी, गुहा निषाद राज के रूप में सभी जीवंत झांकियों को सुसज्जित रथ से विराजमान कर शिवरी नारायण नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी धूमधाम के साथ बाजा गाजे के साथ मनाए गए। यहाँ हमारे आसपास के स्वजाति बंधुओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिए और बहुत ही नाचते कूदते हुए शांतिपूर्ण ढंग से ये अपना शोभा यात्रा कार्यक्रम बहुत ढंग से आगे बढ़ाया और इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग दिए हैं बहुत बड़े आभार के पात्र है। और साथ ही यहाँ 62वां वर्ष है महाराज निषाद जयंती मनाते हुए, लेकिन यहाँ विगत 8 वर्ष से युवा समिति, महिला समिति और नगर समिति के तत्वाधान में यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक हो गया है और बहुत धूमधाम से बढ़ाया जा रहा है। इसमें हमारे आने वाले युवा साथियों को बढ़ चढ़ के आने वाले भविष्य में और भाग लेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूरे नगरवासियों एवं शोभा यात्रा में नगरवासियों, व्यापारियों ने जिन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग दिए हैं, इसके लिए पूरे हमारे केवट समाज की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का आगाज हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जब 100 किलोमीटर दूर
मतपेटियां मिलती थी, किसका राज था? इंडी अलायंस का राज था। यूपी में भी चुनाव का रेगिंग होता था, हमारी सरकारों में कभी रेगिंग नहीं हुआ। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़े। कईयों ने तो जान गंवाई, कई अपाहिज हो गए, कईयों के घर जल गए। हम तो हिंसा के भुक्तभोगी है। हिंसा फैलाने वाला गठबंधन अगर कोई है तो एक घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस का शासन था। आजादी के वक्त कांग्रेस ही देश की ओर से नेगोशिएट करते, तब ही देश का विभाजन। और आज भी कांग्रेस की विभाजनकारी प्रवृत्ति राजनीतिक फायदे के लिए कम नहीं हुई। अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि इस देश के 2 टुकड़े होने चाहिए। खुलेआम देश के 2 टुकड़े करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं। जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है, वो उनका समर्थन करता है। कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडी अलायंस इसके गुनहगारों को रिहा कर देती है। और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था, वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेसी। आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो। देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो। और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी, वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मित्रों, अभी एक कांग्रेस के शहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है। उनका तय है, हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे। 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है। हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्यूटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो। आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, 1957 में काका साहेब कालेलकर कमेटी ने पिछड़ों के लिए रिपोर्ट दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।